नमस्कार, 5 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और बात है जाति का सवाल बेहद बड़ा है, खासकर ये उत्तर भारत की राजनीति में, जहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सारे बातें और कहावतें जाति की राजनीति को लेकर कही जाती हैं। तो जाति जनगणना का सवाल बिहार से एक बार फिर उठा है, उत्तर प्रदेश में भी उठ रहा है वैसे तो, लेकिन इसको लेकर नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। जो विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को वक्त नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री और ये बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है। तो अब उस मामले में एक कदम आगे बढ़ी है राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल है जो नीतीश कुमार की अगुवाई में जाएगा उसको 23 अगस्त का वक्त दिया है। आरजेडी लगातार नीतीश के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि जाति जनगणना का सवाल उठाएं। वो जेडीयू काफी समय से भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। और नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। और नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा इसमें बिहार बीजेपी के नेता भी होंगे। कल देर रात में करीब करीब सूचना आई थी अंतिम, तो उसके बाद सब लोगों को सूचना दे दी गई। आज सब क्या बीजेपी के लोग भी रहेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल, आज भी बात हुई है, तो अभी नाम देने वाले हैं। ठीक। तो जाति जनगणना का जो सवाल है वो दरअसल कई सारे पेचीदा सवालों से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सरकारें इससे डरती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। और ऐसा नहीं है कि ये मसला पिछली सरकारों के सामने नहीं था और या पिछली सरकारों पर दबाव नहीं था कि जाति जनगणना करवाई जाए। इसका एक इतिहास भी है कि जाति जनगणना दरअसल आज़ादी के पहले तक होती थी और उसके बाद सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों की भी जनगणना हुई है और उसके आधार पर उन्हें आरक्षण मिला भी है। और जो उनकी जनगणना है, उनकी आबादी है, उसके हिसाब से उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो दरअसल तकरीबन एक तरीके से आप कह सकते हैं न्याय संगत है। लेकिन ऐसा मसला अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं लगता है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स हैं, नेता हैं बीजेपी के, मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और अरविंद निशा साहब हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सबसे पहले चूंकि सत्ताधारी बीजेपी है तो आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है कि 2018 में राजनाथ सिंह जी ने 2018 में राजनाथ सिंह जी ने संसद के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। आपके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र से, जहां पे मैं बैठा हूं, गोपीनाथ मुंडे साहब, उन्होंने ये कहा था कि पिछड़ों को दरअसल जाति के आधार पर काउंट ना करना या उनकी जनगणना ना करना पिछड़ों को और पिछड़ा बना देता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप लोग विपक्ष में थे तो वकालत करते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 2018 में भी आपने वकालत की, तो अब 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर क्यों नहीं करना चाहते हैं या क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? आप थोड़ा अपना प्रश्न एक बार फिर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी सही। जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूं आलोक जी। मेरा सवाल है कि 2018 में राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपके बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे महाराष्ट्र से, जहां पे मैं बैठा हूं, वो कहते थे कि पिछड़ों को, वो विपक्ष में जब थे, कि पिछड़ों की संख्या न करना दरअसल पिछड़ों को और पिछड़ा कर देता है। तो आप लोगों की ये अगर ये पुरानी बात थी और विपक्ष में रहते हुए भी थी, तो 2018 से 2021 में ऐसा क्या बदल गया कि आप जातिगत जनगणना अब नहीं कराना चाहते? क्योंकि अब तक आपने संसद में जो कहा है उससे तो ये लगता है कि बीजेपी या केंद्र की जो सरकार है बहुत पक्ष में नहीं है जातिगत जनगणना के। हाँ, जैसा कि हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, दोनों जगह उन्होंने वक्तव्य दिया कि जातिगत जनगणना के हम खिलाफ हैं। लेकिन
2018 में जो 31 अगस्त को राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक बार ये कहा गया था कि जनगणना करते हैं, उसकी जो लिस्ट थी वो आई भी, लेकिन वो सही ढंग से पब्लिश नहीं हो सकी। उसमें बहुत कंफ्यूजन था। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अलग था, स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी अलग था, सबसेट कास्ट जो थे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वो अलग हो गए थे, ऑर्फन और डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन का अलग कैटेगरी बन गया था। सब स्टेट में जो ओबीसी में इंक्लूडेड थे वो शेड्यूल कास्ट में भी इंक्लूडेड थे, तो उसमें डुप्लीकेसी थी। फिर रही बात कन्वर्ट्स की, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए उनको किस कैटेगरी में रखा जाए। फिर थी स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, जो इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुए उनको कहां ले जाया जाए। तो कुल मिला के इन चीजों को देखते हुए ये तय हुआ कि साहब अब जिस तरीके का वातावरण बन रहा है और जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें इन छोटी और इस तरीके की बातों का कोई समावेश नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जिस क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, उसमें ये इसका समावेश कहां से हो जाएगा कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत जनगणना करें और उससे मान लीजिए जो फिगर सामने आए उस पर एक दूसरा माहौल पैदा हो। लेकिन अब जिस तरीके से शिक्षित युवा वर्ग आपस में खुद ही मैरिज तय कर रहा है, इंटरकास्ट मैरिज तय कर रहा है, लेकिन बत्स साहब, तो मुझे ये कहने में कहीं जब आप विपक्ष में थे तब तो आप लगातार दबाव बनाते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आपके जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो नेता आते हैं और बड़े नेता बने हैं बीजेपी के अंदर, वो वकालत कर रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ पे भी दो राय हैं बीजेपी के अंदर? एक वर्ग ये कहता है, जिसको लेकर इल्जाम भी है कि शायद सवर्ण वर्ग ये नहीं चाहता होगा कि जातिगत जनगणना हो, और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता चाहते हैं कि रामदास अठावले जी का जरूर एक वक्तव्य आया है कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर। लेकिन हमारा स्टैंड बीजेपी का बहुत क्लियर है कि हम जातिगत आधार पर जनगणना के फेवर में नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि कुछ तार्किक वजह भी हैं। तो सबसे पहले मैं उन तार्किक वजहों को समझा, आप लगातार ग्राफिक्स में देख भी रहे होंगे। मृत्युंजय जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव और मुलायम यादव लगातार जातिगत जनगणना की वकालत करते रहे हैं, तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो? क्योंकि आलोक वर्ची ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है कि जातिगत जनगणना हो। नहीं, देखिए, बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, ये बात समझ से परे है। और आपने भी अभी अभिषेक जी, बीजेपी के नेता वत्स जी से लगातार सवाल किया, लेकिन वो कोई तार्किक और तथ्यपूर्ण जवाब आपको नहीं दे पाए। आखिर जातीय जनगणना में परेशानी क्यों है? बीजेपी अपने सहयोगी, जो सबसे मजबूत सहयोगी हैं एनडीए में, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी नहीं समझा पा रही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा तो यूएसपी है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार इस मामले पर अपने स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना सरकार कराए। इसको लेकर हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। तो इसलिए जातीय नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी, आपने तार्किक वजह दे दीजिए वत्स जी को, फिर उसके बाद मैं अरविंद निशा जी के पास जाऊंगा कि क्यों चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। 1, 2, 3 पॉइंट। देखिए अभिषेक जी, जातीय जनगणना होने से जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, उनको भी उनका वाजिब हक मिल पाएगा, वो भी मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। यही बात है, इसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? सबको, अगर कौन किस जाति की कितनी संख्या, तो आपको लगता है कि मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था में ये मुमकिन नहीं है? आपको ये लगता है कि सवाल आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में ये मुमकिन है, ये नहीं है, ये अभी नहीं है। अभी तो जो जाति आधार पर गणना, अगर सभी जातियों की किसकी कितनी संख्या है,
अगर मान लीजिए स्वर्ण की कितनी संख्या है ये भी जानना जरूरी है। हम सिर्फ पिछड़े अति पिछड़े सभी जातियों की बात हो रही है। बिल्कुल। अगर उसमें होता है तो सब लोगों को इस समावेशी विकास में सब लोगों का होगा, हिस्सेदारी होगा, सबको मिलेगी हिस्सेदारी। ये हमारा मानना। बिल्कुल जी। आपकी दलील आप उस तरीके से मृत्युंजय जी नहीं दे पा रहे हैं जितनी तार्किक तरीके से शायद जरूरत होगी। अरविंद निषाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जेडीयू विपक्ष के साथ है वहां पर बिहार में, आपको क्यों लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आप अपने सहयोगी बीजेपी को अब तक क्यों नहीं मना पाए? आप प्रतिनिधिमंडल में तो वहां से आएंगे तो कहेंगे कि बीजेपी साथ में है। देखिए अभिषेक जी, बिहार के दोनों सदनों से विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास है जातीय जनगणना कराने के लिए, जिसमें जेडीयू है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और अन्य छोटे छोटे दल हैं। तो यह सवाल ही नहीं उठता है कि बीजेपी को मैंने नहीं मनाया है। बीजेपी 100% हमारे इस फैसले के साथ है और 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी का जो मुलाकात है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। कौन नेता शामिल होंगे इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है, इसके लिए उनको सूचित कर दिया गया है। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लोग फैसला करेंगे उनको हम लोग साथ में लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, यह कोई जेडीयू और नीतीश कुमार जी की नई मांग नहीं है, हमारे नेता का यह पुराना मांग है। 1989 से पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी बहस के दरमियान मांग करते रहे हैं और जब उसके बाद 1991 करते रहे, उसके बाद 2011 बिल्कुल निशा जी, मैं वत्स जी के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल, आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है, बिल्कुल आपकी मांग रही है। बिल्कुल, तार्किक तथ्य यह है कि तार्किक आधार बता दीजिए जल्दी से। बनाते हैं उन योजनाओं का लाभ कैसे गरीबों तक मिले, और ये कोई सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए नहीं है, अग्रणी समाज के लिए है। देश में इकलौता बिहार राज्य है जहां स्वर्ण आयोग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया। स्वर्ण आयोग की अनुशंसाओं को नीतीश कुमार जी ने लागू किया। आज बिहार में 7 निश्चय योजना लागू है। 7 निश्चय योजना के तहत सवर्ण समाज के छात्रों को, निशा जी आपकी बात मैंने समझ ली। निशा जी आपकी बात मैंने समझ ली। दलित वर्ग के छात्रों को, सभी वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाता है। पूछना है हम बिल्कुल निशा जी आपकी बात समझ ली। आलोक भाई जी, आप तार्किक आधार पर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आलोक भाई जी से मेरा सवाल है। आलोक जी, आप तार्किक सवाल की बात कर रहे थे, तो मेरा तार्किक सवाल आपसे यह है कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ओबीसी की संख्या क्या बढ़ चुकी है या कम हुई है और किन जातियों की तादाद कितनी हुई है, तो उसके आधार पर ही आरक्षण दरअसल बढ़ना या कम होना चाहिए। क्या ये वाजिब मांग नहीं है या सही मांग नहीं है पिछड़े दलों की कि 50% की जो सीलिंग है उसे तोड़ने का वक्त आ गया है? उनका कहना है कि हमारी आबादी बढ़ चुकी है, उस अनुपात पर आप हमें आरक्षण दीजिए, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप हमारी संख्या न गिन लें। देखिए, एक बार ये जनगणना हो चुका है यूपीए गवर्नमेंट के समय, और वो रोकास्ट जाता हुआ वो हैंडेड हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। 5,000 करोड़ के लगभग का खर्चा आया था उस काम को करने के लिए एसईसीसी के तहत। लेकिन उसके बाद वो नीति आयोग के एक्सपर्ट के पास गया, अरविंद पनगारिया जी के वाइस प्रेसिडेंट जैसे उनके नेतृत्व में उसकी एक पूरी टीम गठित की गई, लेकिन वो आगे जाके उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो ऑलरेडी हम 72-74% आरक्षण पर चल रहे हैं। अब हम कितना आगे ले जाए इसको? क्या 100% आरक्षण कर दिया जाए, दूसरे जो जाति के लोग हैं उनको कहीं का नहीं रहने दिया जाए? ये क्या चाहते हैं? और ये ओबीसी और एससी एसटी के लिए उतने पीड़ित नहीं है जितने अपने वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए पीड़ित है। दिस इज ऑल 100% वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये सारी बातें हो रही है। कोई किसी के दिल में पीड़ा नहीं है। आज जिस कदर जी रहा है ओबीसी और एससी एसटी, और जो भी उसको आरक्षण आलोक जी, लेकिन अगर एक
लेकिन आलोक जी, आरक्षण के पीछे जो व्यवस्था, जो मानसिकता, जो वजह थी, वो तो यही थी कि सभी लोगों को मौका मिले, और अगर उनकी आबादी बढ़ गई है और बावजूद इसके वो पिछड़े हुए हैं, तो क्या उनकी संख्या भी नहीं होनी चाहिए? ये जो बड़े सवाल है। नहीं, उसका मापदंड जो है, एक पैमाना गरीबी है, जो स्वर्ण है वो भी गरीब है, उसको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये गरीबी के मापदंड पे है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया निशाद साहब आपका भी, और मृत्युंजय तिवारी आपका। वक्त की थोड़ी सी कमी थी, ये बेहद पेचीदा मसला है और सिर्फ 10-15 मिनट में इस पर चर्चाएं उतने जल्दी कर पाना संभव भी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको पार्टियों का दृष्टिकोण बता सके 23 अगस्त के पहले। और ये मसला भारत की राजनीति में इतने जल्दी दबाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर मसला सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना का नहीं है, क्योंकि जाति जनगणना से दूसरे सवाल उठेंगे, जिसमें से एक बड़ा सवाल आरक्षण का है, और क्या 50% की सीमा को तोड़ने का वक्त आया है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है और चर्चा लालू प्रसाद यादव के परिवार की, जहां पर दोनों भाई आमने सामने हैं, उनमें ठनी हुई है। पहले भी वैसे एक बार इनके बीच में इस तरीके के आमने सामने का मौका आया था, और तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में ये वर्चस्व किसका होगा इसको लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसमें तेजस्वी थोड़े से आगे दिखाई भी दिए थे। और अब की बार जो वजह है वो ये है कि तेज प्रताप के करीबी एक व्यक्ति जो है वो आरजेडी के छात्र इकाई के नेता बनाए गए थे, उनको हटा दिया गया है। उनको हटाने वाले का काम जो है बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया है, और माना जा रहा है कि जगदानंद के इस फैसले में लालू यादव और तेजस्वी यादव की भी सहमति है। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर इस फैसले को गलत बताया है और तंज भी कसा है अपने ही पार्टी अध्यक्ष पर। उन्होंने कहा है, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है, और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे, सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लें। चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेडीयू ये जानना चाह रहा है कि ये प्रवास, कौन जानना चाह रहा है नहीं जानना चाह रहा, जदयू को तो भाई जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही है, वहाँ ध्यान दें। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. बात तो ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। कोई हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं हुई थी तेज प्रताप यादव कौन नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, आप लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव के परिवार को समझते भी हैं और राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसको भी देख रहे होंगे, तो ये भाइयों की लड़ाई में कौन किसके साथ है, जरा हमारे दर्शकों को बता दें। लग तो ऐसा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी के साथ ही खड़े हैं। देखिए, अब इससे पहले आपको समझना होगा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि ये कोई लड़ाई जगदानंद सिंह बनाम तेज प्रताप यादव नहीं है, या जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी जो छात्र राजद के अध्यक्ष थे उनको हटाया, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हटाया, ऐसा नहीं है। तेज प्रताप दरअसल ये चाहते हैं कि भले तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हों, लेकिन क्योंकि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं तो उनको भी पार्टी के अंदर वही सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी उतनी ही सुनी जानी चाहिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की सुनी जाती है। लेकिन लालू यादव जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिन्होंने पार्टी बनाया, वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। उनका ये कहना है कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी जो चाहेंगे उसके अनुसार होगा। इसलिए तेजस्वी जो भी कदम उठाते हैं वो लालू यादव से पूछकर वो कोई भी निर्णय लेते हैं। इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
दरअसल कंफ्यूज कोई है तो वो है तेज प्रताप यादव। लेकिन लालू यादव ये भी जानते हैं कि अगर जगदानंद सिंह जो उनके करीबी हैं, उनके वो एक तरह से कंटेम्प्रेरी भी हैं, वो काफी पुराने हैं, 80 साल की उम्र के हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी वो 1980 से रहे। अगर तेज प्रताप यादव उनको निशाना बनाते हैं तो वो एक तरह से तेजस्वी यादव से दो हाथ करना चाहते हैं। और इस बार दरअसल ये हुआ है कि लालू यादव को मालूम है कि भविष्य में आज जगदानंद है तो किसी और नेता को भी भविष्य में वो अपने निशाने पर रख सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह से जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव को ग्रीन सिग्नल देके कि आप जो तेज प्रताप यादव के करीबी हैं उनको पार्टी से निकाल बाहर कीजिए, उसमें उनकी एक तरह से मौन सहमति है। तो लालू यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है तेज प्रताप यादव को, अगर आपको पार्टी में रहना है तो तेजस्वी यादव के टर्म्स एंड कंडीशन पे रहना होगा, ना कि आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे। क्योंकि लालू यादव भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको मालूम है तेज प्रताप यादव जब भी मीडिया में आते हैं या कोई बहनें कहाँ हैं? वक्त की कमी है मनीष, बहनें कहाँ हैं? जरा छोटा सा अगर बता पाएं, वक्त की थोड़ी सी। देखिए, बहनें जो हैं उसमें एक ही बहन है जो अभी सक्रिय राजनीति में है, वो है मीसा भारती। वो राजद के राज्यसभा सांसद हैं, लालू यादव फिलहाल उन्हीं के घर में है। तो उनको भी अंदर से हो सकता है कि वो भी चाहती हो कि पार्टी में उनकी भी चले। ये माना जाता है कि तेज प्रताप यादव जो भी कर रहे हैं उसमें उनकी दीदी की मौन सहमति है, लेकिन मीसा कभी भी पब्लिकली ऐसा कोई ना बयान देती है जिससे लालू यादव या तेजस्वी यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़े, या उनकी छवि तेज प्रताप यादव की तरह, तेज प्रताप यादव की छवि जो है वो एक जोकर की है, राजनीतिक जोकर की है। मीसा की कहीं न कहीं उससे कहीं बेहतर छवि है, वो चुप रहती है, शांत रहती है। लेकिन हाँ, ये पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई का सारा परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहनें कहीं पर्दे के पीछे की कोई एक बहन ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मसला है। वक्त एक ब्रेक का है। अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत है, एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है और इस सब के बीच में बहुत सारे अफगान के नागरिक हैं जो देश छोड़कर भागना चाहते हैं। उन्हें डर है कि तालिबानी उन्हें निशाना बना सकते हैं। और इसी क्रम में आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरीके से दो लोग प्लेन में उस जगह पर बैठ के निकलने की कोशिश करते हैं, खड़े होकर निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि प्लेन का पहिया होता है। और जब वो आसमान में प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो आसमान में से गिरते हैं और इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो लोग गिरते हैं वो दरअसल विमान के उड़ते ही आगे जाके गिर जाते हैं। जहां पर गिरे वो दरअसल अफगानिस्तान के सुरक्षा गार्ड का एक घर है, उनका नाम है वली सालेक। उनकी छत पर ये डेड बॉडी या जो शरीर है गिरा और मौत हो गई। जो लोग जा रहे थे, जो हवा में से गिरे, उनका घर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने दिल्ली में रह रहे उनके भतीजे शपूर जरीफी के जरिए वली सालेक से बात की और हम उनका आपको एक तरीके से ट्रांसलेशन भी सुना रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें 2 शख्स अमेरिकी हवाई जहाज से नीचे गिर रहे हैं काबुल में। और ये वो लोग थे जो अमेरिका जाना चाहते थे और एयरपोर्ट में अफरा तफरी में जब उनको जगह नहीं मिली तो वो टायर से लटक गए थे और वो लोग नीचे गिरे। और जिनकी छत में गिरे, वली सालेक उनका नाम है, वो काबुल में रहते हैं एयरपोर्ट के पास। उनसे हम बात करेंगे, वो वीडियो कॉल पर हमारे साथ होंगे और उनका जो बातचीत होगी वो ट्रांसलेट करेंगे। शाफूर जराफी जो उनके कज़न और वो इंडिया में हैं, लाजपत नगर में। उस रात क्या आवाज़, उस दोपहर क्या आवाज़ आई؟ اما چیز کامور شد مگه چه رقم یک آواز شنیدی، چی احساس کردی، کم مگه دمون باره که برای ما معلومات بگویی؟ बोरा जैसे कोई टाटा गाड़ी जो होता है बड़ा गाड़ी ट्रक, उसका टायर जब फट जाता है इसी तरह एक आवाज़ हो गया था। उस टाइम जब मैं सो रहा था इसी तरह आवाज़ हो गया। तो उस समय सो रहे थे ये? वो खुद استراحت بودی और बेदौर بودی؟ خانه شده بودم اینترنت مدبور بودم دخترکم داشت خانه نور پخته داشت دو تا بچه خواب بودن خانه نموری خانه کار داشت लेट के फेसबुक चेक कर रहा था। अच्छा, तो उसको इतनी तेज आवाज आई जैसे लगी कोई टायर फट गया। बहुत बुरी आवाज। तो फिर ये इन्होंने क्या किया, छत पे गए, इन्होंने क्या देखा? वो बोला जो अवलिन कॉर कदी मेगा चिकदी
سر بام بولوش نتای کدام که نمی‌دونی دیگه من منظور سیاست سعی کردم که بود افتیده گیرم در خوردم دیگه این جسد افتیده بود پیشتم خانم و دختره که اومد دیگه اون فاز درون کردم اومد یختم شو که احساس خوب نداشتم بخی وضعیت من خراب بود हम बोल रहे उसके बाद मैं निकल के छत पे गया। इनका घर 3 मंजिल है, तीसरा मंजिल पे गया छत पे देखा कि 2 बॉडी गिर गया है उधर। तो इसके पीछे में इसका वाइफ और इसका बेटी भी आया, तो इसका बेटी बेहोश भी हो गया। तो ये वापस उन दोनों के ले दोनों जो 2 लोग हवा से गिरे जहाज से, वो इनकी छत पे गिरे, उन्होंने देखा कि 2 डेड बॉडीज पड़ी इनकी छत पे। وقتی که دم بمب بالا شدی دیدی که 2 جسد افتیدگی ایستاده سر بمب. हाँ, जब इसने ऊपर गया देख लिया कि 2 डेड बॉडी गिरा हुआ है इसके छत पे। और इसकी बेटी बेहोश हो गई देख के, खून वगैरह था सब। इसका वाइफ خانمت بیهوش شد یا دخترکتان بیهوش شد وقتی که جسد دید؟ کدامشان ذوف کرد؟ هم تشویش استفاده کردم شوکی شدم بیخی ایران بوده که چرا خمسه از کجا آمدن وقتی که امپای برام بودن از تیاره افتیده از تیاره انداخت। उसके बेटी बहुत शौकी हो गया था और उसके वाइफ ने भी बेहोश हो गया था। तो फिर उसके बाद क्योंकि ये सोच रहा था कि ये कहाँ से आया, कैसे इधर गिर गया, तो बोल रहे जब मैंने उनको ले गया नीचे तो हमारे जो नाइबर है, पड़ोसी हैं, उन लोगों ने बोला कि ये प्लेन से गिर गया। इनसे पूछे कि क्या ये वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ जहाँ भी वहाँ पर हैं काबुल में, ये रहना चाहते हैं क्या? इनकी फैमिली भी बाहर जाना चाहती है? इस समय माहौल क्या है? وضعیت فعلا مگه اوجا چی رقم است؟ وضعیت چی رقم است؟ مردم در چی حالت است؟ فامیلایتان چی رقم است؟ چی میخواین؟ وضعیت بسیار بحرانی است. هیچ پیشبینی کردن نمیتونه. فردا آدم شود انتصاب بعد آدم پیشبینی کردن बोल रहे अभी बहुत यहाँ रहना जीना करना बहुत मुश्किल हो गया है, जीना गुजारना। अगर अवेलेबिलिटी मेरे पास होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो हमने सुना ये वली सालेक साहब हैं जो वीडियो कॉल पर हमारे साथ काबुल से हैं और उनकी जो बातें वो पर्शियन में कर रहे हैं, उन्हें ये शाहपुर साहब ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे लिए। वली सालेक के घर में ही वो 2 नौजवान गिरे जो अमेरिका के हवाई जहाज़ में उसका टायर पकड़ के चढ़ गए थे, जो वीडियो वायरल है तमाम जगहों पर। ये सोमवार का वीडियो था, उनके सोमवार पर वली सालेक साहब की छत पर ही वो दोनों युवक गिरे, उनकी मौत हो गई है। और वली सालेक साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, इनके घर में प्लास्टर टूटा है। वली सालेक साहब का कहना है कि जब आवाज़ आई उस समय सो रहे थे अपने परिवार के साथ और ऐसा लगा कि कोई टायर फटा है, और जब ऊपर जाके देखा तो डेड बॉडीज थी। तो फिलहाल वली सालेक भी यही कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो तालिबान के अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं और वो यहाँ से निकल के चले जाएंगे। सहयोगी शशिकांत के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, खासकर कि महाराष्ट्र के मेलघाट के इलाके में, जहां पर कुपोषण की वजह से 5 साल से कम बच्चों का जो शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और इसी सब के बीच में कोशिश की जा रही है जागरूकता फैलाने की, ताकि ये जो घटनाक्रम है, ये शिशु मृत्यु दर है, वो किसी भी तरीके से कम हो सके। देखिए एक रिपोर्ट। भारत में लगभग हर तीसरा बच्चा पोषण की कमी से जूझ रहा है और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में ये समस्या दशकों से चलती हुई आ रही है। लेकिन राज्य में रैकेट की पहल रीच ईच चाइल्ड का इरादा कुपोषण के खिलाफ इस जंग में हर बच्चे तक पहुंचने का है। नवनीत बहुत ही गंभीर और घातक यानी सीवियर एक्यूट कुपोषण का शिकार थी, लेकिन रीच ईच चाइल्ड के दखल से अब न सिर्फ वो स्वस्थ है बल्कि ज्यादा जिंदा दिल भी हो गई है। सर इतना तबीयत खराब हो गया था कि उसका हालत एकदम संडास उल्टी बहुत चालू हो गया था। और उसके बाद में फिर वो मैडम ने बताई कि वो शैम्प में वहाँ खाना मिलता है, NRC में जया मैडम ने बताया कि NRC में भर्ती करो तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएंगी, बोले वजन भी बढ़ता, फिर पैसे भी मिलते। ऐसे मैडम ने हमको समझा के बताई। सर पैसे मिलते मुझे प्रतिदिन 100 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलेंगे, बोले बच्चे को खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, उसका वजन भी बढ़ जाएगा, ऐसे करके समझा के बताई। सर मैंने बोले ठीक है मैडम हम भर्ती हो जाएंगे। तबीयत बच्चे का तबीयत भी उल्टी संडास चालू है, वज़न भी कम है, वज़न तो 6 किलो था सर उसका। और फिर वहाँ खाना पीना, उसके खाना दवा गोली से तबीयत भी अच्छी हो गई और वज़न भी 14 दिन में 800 ग्राम उसके बढ़ गए थे। सर हम 14 दिन भर्ती थे तो 1400 रुपये मिले हाथ में और 81 दिए सर उन्होंने। और
और उसके बाद नवंबर महीना में 4,700 रुपये अकाउंट में आए सर। इसके नवनीत के लिए खाना लाए सर, खाना पीने कुछ काजू बादाम ऐसे फल फ्रूट लेके, और उसकी तबीयत में ही खर्चे किए सर। तो उसकी तबीयत भी तब से अभी ख़राब भी नहीं, ना दवाखाना भी नहीं गए। वो मैडम ने बताया उसके हिसाब से खाना पीना उसको चालू रखे, तो अभी तक तबीयत भी ख़राब नहीं हुई सर उसकी, और अभी अच्छी है।